हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क मॉडल को प्रैक्टिकली ट्रेन करेंगे। ठीक है। तो आज के मॉडल में हम जानेंगे कि कैसे पाइथन कोड के जरिए आप न्यूरल नेटवर्क मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। तो अगर आपको पाइथन कोड नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम चैट जीपीटी की मदद से पाइथन कोड जनरेट करेंगे और फिर अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो चैट जीपीटी में कैसे प्रॉम्प्टिंग करनी होती है वो उसके बेसिक्स भी आप सीखोगे आज। ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आप नए हो या फिर इस वीडियो में पहली बार आए हो और या फिर आप अपनी एआई लर्निंग की जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे पिछले कुछ वीडियोस को देख लो जहाँ पर हमने कुछ थियोरी बताया है, जिसमें हमने ये कवर किया है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एआई मॉडल क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स की लर्निंग कैसे होती है, फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है, इपॉक क्या होता है, एरर फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में कवर किया है। तो अगर आप वो वीडियोस को देखकर प्रैक्टिकली किसी मॉडल को बनाने के लिए आओगे तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे हमारे इस वीडियो को। ठीक है। तो चलिए, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पहले उसको हम समझते हैं। तो मान लीजिए आप एक बैंक हो, ठीक है, और बैंक में आपका काम है लोन देना। तो अक्सर बैंक जो लोन देते हैं उनको एक कंसर्न होता है कि उन्होंने जिसको लोन दिया है कहीं वो पर्सन लोन पे डिफ़ॉल्ट ना कर दे। बिकॉज अगर वो लोन पे डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर बैंक को बहुत सारे इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और ये सब में जाना पड़ता है, तो विच इज़ ओवरहेड फॉर द बैंक। तो बैंक इन जनरल उसको लोन देना चाहेगा जहाँ पर डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। तो लेट्स से बैंक एक एआई मॉडल क्रिएट करना चाह रहा है जिसके थ्रू बैंक ये प्रेडिक्ट करेगा कि किसी इंसान को अगर लोन देना है तो वो डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक पर्सन का ये डिटेल्स हैं। उस पर्सन का सरनेम है, ये क्रेडिट स्कोर है, उस पर्सन का लोकेशन, उसका एड्रेस है, जेंडर, एज, टेन्योर, कितने टाइम से उस बैंक में उस पर्सन का अकाउंट है, उस बैंक में उस पर्सन का बैलेंस कितना है, वो पर्सन बैंक के कितने प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, क्या वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, क्या वो बैंक के कुछ और स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स और कुछ भी स्कीम्स उनको यूज़ करता है कि नहीं। क्रेडिट कार्ड हमने देख लिया, एक्टिव मेंबर है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बैंक में किसी बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं, फिर उस बैंक में हम ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं। तो जो पहला बैंक है वो काइंड ऑफ उसके लिए हम एक डोरमेंट यूज़र है। फिर मेरी उस पर्सन की सैलरी क्या है, तो उसके बेसिस पे हमारे लेट्स से बैंक को प्रेडिक्ट करना है कि वो पर्सन लोन पे डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं। तो इसके लिए बैंक को एक एआई मॉडल बनाना है और हम उस एआई मॉडल को एक डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ट्रेन करेंगे और फिर हम उस मॉडल के थ्रू देखेंगे कि हमारा मॉडल क्या कहता है, वो पर्सन डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं। ठीक है। तो किसी भी न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रेनिंग डेटा। ठीक है। तो हमने ट्रेनिंग डेटा भी कवर किया है हमारे थियरी वीडियोस में। तो ट्रेनिंग डेटा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ट्रेनिंग डेटा जनरेट करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक वेबसाइट है kaggle.com, KAGGLE, वहाँ पर आप जाकर लेट्स गो हियर, मैंने चैट जीपीटी में सर्च किया, एक वेबसाइट है kaggle.com। तो आप कैगल में जाकर वहाँ पर आप जाकर आप साइन इन कर लो और साइन इन करके आप वहाँ पर जो टॉपिक के आपको डेटा सेट चाहिए वहाँ आप सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पर आप वहाँ से भी आप डेटा सेट ले सकते हो। जस्ट ये है कि आप डेटा सेट अगर लोगे तो आपको अकॉर्डिंगली यू शुड गिव रेफरेंस एंड एट्रीब्यूशन। ठीक है। चूँकि आज चैट जीपीटी के मॉडल्स इतने पावरफुल हो गए हैं तो हम वो डेटा सेट चैट जीपीटी से भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल प्रॉम्प्ट लिखा है चैट जीपीटी में, जहाँ मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है कि कैन यू क्रिएट अ सैम्पल डेटा सेट हैविंग द फॉलोइंग कॉलम्स। तो रिमेंबर मैंने क्या दिखाया था, हमारे जो सैम्पल डेटा था उसमें आईडी, सरनेम, क्रेडिट स्कोर, ज्योग्राफी, ये सारे डिटेल्स कॉलम्स थे। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को बोला कैन यू क्रिएट अ सैम्पल डेटा सेट हैविंग द फॉलोइंग कॉलम्स, आईडी, सरनेम, क्रेडिट स्कोर, ज्योग्राफी एंड सो ऑन, एंड वेदर अ पर्सन हैज़ डिफॉल्टेड ऑन अ लोन और नॉट। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पर मेरे को रिस्पॉन्स दिया, हियर इज अ सैम्पल डेटा सेट विथ रियलिस्टिक लुकिंग वैल्यूज फॉर लोन प्रोडिक्शन, और यहाँ उसने कुछ मुझे 10 वैल्यूज़ का एक सैम्पल दिया।
अब मैंने फिर उसने मुझे ये भी ऑप्शन दिया कि पूछा कि वुड यू लाइक टू हैव अ डाउनलोडेबल वर्जन इन अ CSV फॉर्मेट। जो CSV फॉर्मेट होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो मैंने फिर से उसको लिखा, ठीक है तुमने मुझे 10 सैंपल का दिया है, क्रिएट मी अ डेटा सेट हैविंग 5000 रोज एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट इट इन एन एक्सेल शीट, बिकॉज मुझे वो एक्सेल शीट पे ही जो डेटा आएगा उसको हम फिर अपने मॉडल में ट्रेनिंग के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने मेरे को 5000 का बताया कि योर डेटा सेट विथ 5000 रोज हैज़ बीन क्रिएटेड, और यहाँ पर मुझे एक एक्सेल शीट उसने क्रिएट किया जो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। और फाइनली मैंने उसको बोला कि अब एक काम करो, मुझे 5000 नहीं, क्रिएट मी अ रियलिस्टिक डेटा सेट हैविंग 10,000 रोज। तो उसने मुझे फिर से 10,000 रोज का एक डेटा सेट दे दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चैट जीपीटी पे मैंने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स किए और फाइनली मुझे 10,000 रोज का डेटा सेट मिला, जो कि ये डेटा सेट है। तो इस शीट में, जो मेरी पहली शीट है, ये वाली शीट में मेरे पास 10,000 रोज के डेटा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मेरा जो है ये सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग डेटा है। तो इस ट्रेनिंग डेटा पे अब हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो हमारे मॉडल वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि मॉडल जो होता है उसकी जो इनपुट्स होती है वो एक नंबर, बिकॉज मॉडल अल्टीमेटली कंप्यूटर्स पे ट्रेन होता है और कंप्यूटर्स नंबर्स पे काम करते हैं। तो आपकी जो एंट्री होगी वो जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो नंबर्स में होने चाहिए। तो आप हमारा अभी का डेटा देख लो, इसमें एक तो आईडी है, सरनेम है, क्रेडिट स्कोर है, ये तो चलो नंबर है, ज्योग्राफी जर्मनी ये तो नंबर नहीं है, देन जेंडर मेल फीमेल ये भी नंबर नहीं है, एज नंबर है, बैलेंस बाकी सारे नंबर हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रोज ऐसे हैं जो कि नंबर नहीं है। दूसरा, अब किसी इंसान का आईडी जो है या सरनेम है ये तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अब किसी का आईडी है या नेम के बेसिस पे तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पर्सन डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें मॉडल की ट्रेनिंग में हमें सारे डेटा नहीं चाहिए, हमें कुछ आई थिंक यहाँ से लेकर क्रेडिट स्कोर से लेकर सैलरी तक की जो डेटा है वो हमें चाहिए होगा। तो बेसिकली इस डेटा जो हमें डेटा मिला है, ये डेटा काफ़ी रियलिस्टिक है। रियल लाइफ में कोई पर्सन बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेगा तो बैंक के पास रियलिस्टिकली ये सारे डिटेल्स होंगे। बट किसी मॉडल, इसको अगर हमें फीड करना है एक मॉडल में ट्रेनिंग के लिए, तो इस डेटा को हमें बहुत ही प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले हमें कुछ जो अननेसेसरी कॉलम्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, रेलेवेंट कॉलम्स को चूज करना पड़ेगा। फिर ये जो कॉलम्स हैं जहाँ पर वैल्यूज नंबर्स नहीं है उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस डेटा को थोड़ा हमें एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अब हम स्टेप्स पे आते हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो सबसे पहले हम इवन बिफोर दैट, जो मैंने पहले आपको बताया था कि हम पाइथन में कोड करेंगे, तो वो कोड आप कहाँ पे करोगे? तो वो कोडिंग का जो इन्वायरमेंट होगा उसके लिए हम गूगल कोलैब यूज़ करेंगे। तो ये मेरा एक गूगल कोलैब का एक सेशन है। तो आप बस सीधे गूगल पे सर्च करो, जस्ट सर्च गूगल कोलैब, और यहाँ पर आपके पास मोस्ट लाइकली गूगल का अकाउंट होगा। तो आपके अकाउंट से आप के गूगल कोलैब का एक क्रिएट अ न्यू नोटबुक यहाँ क्लिक करना। तो आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपका एक गूगल कोलैब का एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस गूगल कोलैब के सेशन में हम वो पाइथन कोड लिखेंगे, और ये हमारा सॉर्ट ऑफ एक आईडी है, इसको हम आईडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे और इसके अंदर अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टेप्स पे आते हैं। तो हमें अपने मॉडल को को ट्रेन करने के लिए इन स्टेप्स पे ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो पहला है कि गूगल कोलैब में हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, बिकॉज गूगल कोलैब में बिकॉज आपको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो लाइब्रेरी है वो है टेंसरफ्लो, जो कि गूगल का ही बना हुआ है और बनाया हुआ है। और टेंसरफ्लो गूगल कोलैब में बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है। तो आपको बस कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करके आप बहुत ही सिंपल कमांड लिख के जो न्यूरल नेटवर्क के जो स्टेप्स होते हैं उनको आप इन्वोक कर सकते हो। तो पहला स्टेप है हमें वो लाइब्रेरीज को इन्वोक करना है। क्या लाइब्रेरीज होंगी अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इसके लिए चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। हम वही प्रॉम्प्ट लिखेंगे और चैट जीपीटी हमें वो वैल्यू देगा। उसके बाद हम डेटा प्रोसेस करेंगे। तो ये जो मैंने बताया था आपको, पहले हमें रेलेवेंट कॉलम्स, जैसे आईडी था, सरनेम था, वो तो रेलेवेंट नहीं है, तो हमें पहले रेलेवेंट कॉलम्स चूज करना है। जो कैटेगोरिकल डेटा हमारे पास है, जैसे जेंडर मेल फीमेल,
इनको हमको कन्वर्ट करना होगा नंबर्स में। तो ये सेकेंड स्टेप होगा। देन फिर हमें इस 10,000 जो डेटा है हमारा, इसको स्प्लिट करना होगा इनटू ट्रेनिंग सेट एंड वैलिडेशन सेट। तो हम क्या करेंगे, हम लेट्स से ये जो 10,000 डेटा है हमारा, उसमें से मे बी हम 60-40 या 60-40 का रेशियो नॉर्मल होता है, तो 6,000 डेटा हम रैंडमली चूज करेंगे, उस पर अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, और जो हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा उसको हम टेस्ट भी तो करना होगा ना कि हमारा मॉडल सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो जो रिमेनिंग 4,000 डेटा है उस पर हम टेस्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा मॉडल सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी सही है कि नहीं। तो हमेशा ट्रेनिंग डेटा को हम स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग डेटा में और वैलिडेशन डेटा में। तो वो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होगा। फिर फीचर स्केलिंग, जब मैं बताऊंगा फीचर स्केलिंग क्या होता है। उसके बाद जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाएगा, फिर उस डेटा पे अब हमारी मॉडल की ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पर हम एक नेक्स्ट स्टेप में हम जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसको बनाएंगे। तो उसको बनाने के 3 स्टेप्स हैं। पहले हम अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इनिशियलाइज करेंगे, फिर हम न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स डालेंगे। तो आपको याद होगा जो हमारा न्यूरल नेटवर्क का वीडियो था, उसमें हमने देखा था न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर होते हैं, एक इनपुट लेयर होता है, एक हिडन लेयर होता है, और मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकते हैं, और फिर एक आउटपुट लेयर होता है। तो कितने हिडन लेयर डालने हैं, कितने नोड्स होने हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ डिफाइन करना होगा, और फिर आउटपुट लेयर डिफाइन करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्टेप और आएगा फाइनल में, हम ट्रेन करेंगे मॉडल, ट्रेन द मॉडल, और एक और लास्ट स्टेप होगा, फिर हम मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। जो मॉडल हमारा ट्रेन हो गया उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। तो काइंड ऑफ हमारे पास 10 स्टेप्स प्रोसेस होगा। तो चलिए पहले स्टेप्स की शुरुआत करते हैं, इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के लिए हम वापस से चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो हम वापस से चैट जीपीटी में जाते हैं। यहाँ मैंने ये चैट जीपीटी का सेशन खोल रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है, दैट ऑन द डेटा सेट विच यू शेयर्ड, माई गोल इज टू ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क दैट प्रेडिक्ट्स वेदर अ पर्सन विल डिफॉल्ट ऑन लोन। आई वॉन्ट टू राइट द कोड इन Google Colab in Python. What libraries should I load first? Write the code for invoking the relevant libraries. तो जैसा आपने देखा, मैंने बिल्कुल ही सिंपल इंग्लिश में ये प्रॉम्प्ट लिखा है। मैंने पहले एक कॉन्टेक्स्ट दिया, मुझे क्या करना है, और फिर जो स्पेसिफिक टास्क था मैंने उसको बताया। तो मेरे इस प्रॉम्प्ट के बाद गूगल चैट जीपीटी ने ये सारी लाइब्रेरीज का एक कोड दिया है इन्वोक करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है जो पहला सेक्शन है, ये एक बेसिक लाइब्रेरी है NumPy। अगर आप पाइथन के बारे में थोड़ा भी कुछ रिसर्च करोगे तो NumPy इज़ द मोस्ट कॉमन लाइब्रेरी आप जो पाइथन के बारे में पाओगे। फिर Pandas, तो ये प्री रिक्विजिट है पाइथन को यूज़ करने के लिए फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। तो ये हमें इन्वोक करना है। फिर हमें विजुअलाइजेशन, कुछ अगर ग्राफ प्लॉट करना है या कुछ, तो ये चाहिए, बट ये ऑप्शनल है। अभी हमारा फोकस नेटवर्क को ट्रेन करने पर है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। और फिर देखो यहाँ प्री प्रोसेसिंग, यहाँ पर भी इसने प्री प्रोसेसिंग के लिए हमें जो लाइब्रेरी चाहिए वो बता दिया है। तो ये वाली जो लाइब्रेरी है इसमें लिखा हुआ है इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम पूरे अपने डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा में या वैलिडेशन डेटा में। तो उसको करने के लिए ये लाइब्रेरी है। और फिर एक हमारा जो स्केलिंग वाला स्टेप था जो मैंने स्किप किया है, अभी मैं उस पर आऊँगा, उसके लिए ये लाइब्रेरी है। फिर न्यूरल नेटवर्क को बनाने के लिए ये लाइब्रेरी है, और इवैल्यूएशन के लिए ये लाइब्रेरी है। तो मैं बार बार लाइब्रेरी टर्म रिपीट कर रहा हूँ। लाइब्रेरी होता क्या है? तो लाइब्रेरी बेसिकली कंप्यूटर साइंस में आप किसी लैंग्वेज में कोड करते हो, तो आप जब आप लाइब्रेरी बनाते हो तो उस लाइब्रेरी में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जैसे ही आप उस लाइब्रेरी को इन्वोक करते हो, तो वो जो सेट ऑफ कोड्स या इंस्ट्रक्शंस उस लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वरना अगर आप लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते तो उसके जो उस लाइब्रेरी के अंदर जो कोड थे वो आपको पूरे लिखने पड़ते, तो ये इससे हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा या हो जाता है। तो लाइब्रेरी हमारे प्रोग्राम को काफ़ी एफिशिएंट बना देता है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ जो उस लाइब्रेरी के अंदर कोड है बार बार रिपीट करना, हम उस कोड को एक नाम दे देते हैं, और जब भी हमें उस चंक ऑफ कोड की ज़रूरत होगी हम वो लाइब्रेरी को इन्वोक कर लेंगे। तो यहाँ पर NumPy, Pandas, ये सारी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं। जब भी हम इनको कॉल करते हैं वो कोड एग्जीक्यूट होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट लाइब्रेरी इज़ ऑल अबाउट। तो चलिए अब हम गूगल कोलैब में चलते हैं और वहाँ पर हम उन लाइब्रेरीज को इन्वोक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो अभी अब हमारा गूगल कोलैब का जो नोटबुक है वो ब्लैंक है। तो सबसे पहले हमें इसमें अपना जो डेटा रॉ डेटा सेट जो हमें चैट जीपीटी ने दिया था 10,000 रोज का ट्रेनिंग डेटा, उसको
इंपोर्ट करना है। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए ये वाला जो सेक्शन है फाइल्स का, उसको आप क्लिक करोगे। तो उसको अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक अपलोड का बटन है, यहाँ पर आप अपलोड पे क्लिक करो। तो यहाँ से ये वाला मेरा जो फाइल था लोन डिफ़ॉल्ट डेटा सेट 10,000, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब ये इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हो रहा है अभी। ये डेटा इंपोर्ट हो गया। अब हम यहाँ जो कोड करेंगे तो हम अपने कोड को सेक्शंस में ब्रेक कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, हमारे पास इतने सारे स्टेप्स हैं, इन्वोकिंग लाइब्रेरीज, डेटा प्री प्रोसेसिंग, बिल्डिंग ANN। तो इन सारे स्टेप्स को हम एक सेक्शन बना देंगे और हर एक सेक्शन को एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेंगे, तो इससे थोड़ा हमारा कोड क्लीन रहेगा। तो गूगल कोलैब में सेक्शंस बनाने के लिए आप यहाँ पर ये जो टॉप वाला जो आइकन है, ये जो हैमबर्गर टाइप आइकन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बटन सेक्शन, उस पर आप क्लिक करो तो यहाँ पर एक नया सेक्शन जनरेट हो गया। उस सेक्शन का आप नाम दे दो कुछ। तो यहाँ पर ये एडिट आइकन है, यहाँ पर आप एडिट लिख दो। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इन्वोकिंग लाइब्रेरीज। अब ये मेरा सेक्शन हो गया। अब यहाँ पर मुझे कोड डालना है, तो यहाँ पर आप होवर करोगे तो एक कोड का बटन आएगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये कोड, अब हम यहाँ पर कोड अपना डाल सकते हैं। तो हमारा कोड क्या था, हमें सबसे पहले ये वाले जो लाइब्रेरीज थी इनको इन्वोक करना है। तो अभी मैं बस ये बेसिक लाइब्रेरीज को इन्वोक कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्री प्रोसेसिंग में और ट्रेनिंग डेटा स्प्लिट में, तो वैसे वैसे मैं इन लाइब्रेरीज को भी इन्वोक करूँगा। तो अभी सिंपलेस्ट लाइब्रेरी है, उसको इन्वोक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ क्लिक करोगे, रन हो गया, ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमें रेलेवेंट कॉलम्स लेना है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, इसका मैंने नाम दे दिया डेटा प्री प्रोसेसिंग टेकिंग रेलेवेंट कॉलम्स। डेटा प्री प्रोसेसिंग टेकिंग रेलेवेंट कॉलम्स। तो यहाँ पर भी अब मैं इसमें कोड जनरेट करूँगा। तो ये जो आप हमारा डेटा सेट था, इसको आपने देखा, हमें ये क्रेडिट स्कोर से लेकर सैलरी यहाँ तक का जो डेटा है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए भी हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो चैट जीपीटी में मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे आगे लिखा हुआ है नाउ, ये मेरा दूसरा प्रॉम्प्ट है। मुझे रेलेवेंट डेटा सेट के रेलेवेंट कॉलम्स को चाहिए मुझे, उसके लिए मेरा प्रॉम्प्ट है नाउ आई वांट टू इंपोर्ट माय रॉ डेटा सेट। द नेम ऑफ माय रॉ डेटा सेट इज लोन डिफॉल्ट डेटा सेट, जो भी नाम है। इट इज़ ऑफ टाइप .xlsx बिकॉज ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी था, बिकॉज अगर वो CSV होता या कोई और फॉर्मेट होता तो अकॉर्डिंगली कोड चेंज हो जाएगा। द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज द लास्ट कॉलम। तो जैसा आपने देखा, हमारा ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये लास्ट कॉलम है, दिस इज y। and the independent variables that I am interested in starts from third column to the second last column. Help me with the code. So it starts from the third column, credit score column, to this column. So help me with the code. तो जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसने मुझे ये एक कोड दिया। तो इस कोड में आप देखोगे सबसे पहले ये एक वेरिएबल क्रिएट किया df इज इक्वल टू pd हमने जो लाइब्रेरी ऊपर इन्वोक किया था ये यहाँ पर pandas as pd, तो वो लाइब्रेरी इन्वोक करके उसमें हम जो हमारा जो फाइल है, अब उस पूरे फाइल को हमने इस वेरिएबल df में स्टोर कर लिया है। और इसको आप प्रिंट करके भी देख सकते हो, तो प्रिंट को मैं अभी इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद ये x है और y है। तो x है हमारा जहाँ पर हम स्टोर करेंगे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने क्या बोला था, x में हमें थर्ड कॉलम से सेकेंड लास्ट कॉलम तक जो थे उनको स्टोर करना है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू df.ilog। यहाँ पर उसने कोड दिया है, ये कोलोन है, कोलोन के पहले रोज होते हैं और कोलोन के बाद कॉलम्स को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ कोलोन के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब हम सारे रोज को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें कुछ रोज चाहिए तो वहाँ पर हमें उनका नाम उन रोज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमें सारे रोज चाहिए और हमें थर्ड से सेकेंड लास्ट कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम का जो इंडेक्स है वो 2 है और सेकेंड लास्ट कॉलम का इंडेक्स यहाँ -1 है। 2 क्यों है, बिकॉज
ये एक एरे, ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, ये एरे में स्टोर होता है। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसका इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 होता है, सेकंड का 1 होता है, थर्ड का 2 होता है, और जो सेकंड लास्ट कॉलम है उसको -1 कर लिया गया। तो इस कमांड के बाद ये सेकंड लास्ट कॉलम तक x में स्टोर हो गया, और y में अगेन df.ilog ऑल द रोज एंड ओनली लास्ट कॉलम। तो जो लास्ट कॉलम है ये हमारे y में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा थर्ड से लेकर सैलरी तक x में स्टोर हुआ, और ये हमारा y में स्टोर हो गया। वही हम चाहिए था हमें, एंड देन उसको हम प्रिंट करके देख भी सकते हैं। तो चलिए हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कोड ले लिया और इसको मैंने यहाँ रखा, और फिर ये दूसरा कोड भी ले लेते हैं जिसमें हमने x और पूरा ही ले लेते हैं जहाँ हमने xy को प्रिंट किया है। ये भी मैंने यहाँ पर ले लिया। इनफैक्ट यहाँ पर एक थोड़ा टाइपो एरर हो गया है। यहाँ पर ये कैपिटल x है, वो x कैपिटल x से भी हो सकता है, बट हमारा y स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो मैं इसको भी स्मॉल कर देता हूँ। उसको मैंने यहाँ स्मॉल किया है, तो जब मैं प्रिंट करूँगा उसको भी स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब x और y में हमारे वैल्यू स्टोर हो गए, तो इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप देखिए ये प्रिंट x शेप, तो ये इसने बताया कि x में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो x में हर एक में 10,000 रोज़ है और 10 कॉलम्स है, y में 10,000 रोज़ है और एक ही कॉलम है, तो ये करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो हमने रेलिवेंट कॉलम्स को भी ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल डेटा इनटू नंबर्स। तो उसके लिए भी हम एक नया सेक्शन बना लेते हैं। ये भी एक डेटा प्री प्रोसेसिंग का ही फेज है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर एक नाम दे दिया, डेटा प्री प्रोसेसिंग कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इनटू नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे, एक जेंडर है और एक ज्योग्राफी है। तो जेंडर और ज्योग्राफी को हमको दोनों कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेंडर के वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 0 या 1, मेल या फीमेल। और जो ज्योग्राफी था उसमें आई थिंक हमारे डेटा सेट में 4 ज्योग्राफी थी, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, 3 थे आई थिंक। तो उसके लिए मतलब उसके लिए अभी हम आते हैं, हम बताएंगे कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है। तो पहले जेंडर पे शुरू करते हैं। तो उसके लिए भी हम चैट जीपीटी में जाते हैं, और चैट जीपीटी में मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने पूछा था व्हाट डज एक्स डॉट शेप मीन, तो यहाँ पर उसने बताया एक्स शेप एक तो हमें आउटपुट देगा। तो हमें वैसे आउटपुट मिला था, रोज़ कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो अब हम तो यहाँ भी देखिए वाई शेप में यहाँ पर भी 10,000 और कुछ नहीं था, यानी कि यहाँ पर वाई में 10,000 रोज थे और एक कॉलम था, हमें भी ऐसा ही आउटपुट मिला था। तो आप जो भी डाउट है आपके आते हैं, आप चैट जीपीटी में अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो, वो बता सकता है। यहाँ मैंने एक और चीज़ लिखा था, आई वांट टू प्रिंट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट एक्स भी कर सकते हो, बट मैं इस स्टेप को इग्नोर कर रहा हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए। तो इन माई डेटा सेट मैंने लिखा हुआ है देयर आर 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ज्योग्राफी एंड जेंडर। Geography column has names of countries such as Germany, Spain, etc., while gender has values male and female. These two variables are in column 4 and column 5 respectively. Write a code to encode those variables. ठीक है, तो यहाँ पर वो चैट जीपीटी समझ गया, बिकॉज मैं सेम चैट में ही डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने वो डेटा सेट जनरेट किया था, तो चैट जीपीटी के पास वो डेटा सेट है। तो यहाँ वो बता रहा है सिंस ज्योग्राफी एंड जेंडर आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यू नीड टू कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिकल फॉर्मेट, विच इज़ फाइन। तो ये कोड है। तो उस कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और लाइब्रेरी को इन्वोक करना पड़ेगा, जो यहाँ पर उसने दोबारा बता दिया है, लेबल इनकोडर। तो इसको हम लिखेंगे, और फिर जेंडर को इन्वोक करने के लिए ये कमांड है le_gender, और x जेंडर इज इक्वल टू le_gender.fit_transform x gender। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं le_gender इस टाइप का, लेबल इनकोडर टाइप का, और जो x था, x में जो जेंडर कॉलम है हमारा, उस कॉलम को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग दिस वेरिएबल le_gender। तो le_gender.fit_transform
एक्स जेंडर कॉलम। तो अब इस कमांड के बाद जो हमारा जो जेंडर कॉलम था उसकी जो वैल्यूज थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी 0 और 1 में। तो 0 आई थिंक फीमेल होगा, मेल वुड बी 1 और समथिंग लाइक दैट। तो इस कमांड से वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। पर ज्योग्राफी में जैसा मैंने बताया, ज्योग्राफी में 3 ज्योग्राफीज थी हमारी, स्पेन, जर्मनी एंड आई गेस आई थिंक फ्रांस। तो वहाँ तो 0 1 2 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि ये 3 कॉलम्स क्रिएट कर देंगे। बेसिकली नए कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। एक कॉलम होगा स्पेन के लिए, एक कॉलम होगा जर्मनी के लिए, और हर एक की वैल्यू 0 1 0 1 0 1 ऐसे होगी। तो जिसकी वैल्यू 0 0 होगी, इसका मतलब तो अगर वैल्यू 0 है इसका मतलब वो स्पेन के अंदर वैल्यू 0 है तो वो स्पेन नहीं है, और जर्मनी के अंदर वैल्यू 1 है तो यानी कोई जर्मनी है, और दोनों स्पेन और जर्मनी 0 है, 0 0 यानी कि वो फ्रांस है, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए वो ज्योग्राफी जो कॉलम है वो अब स्प्लिट हो जाएगा 2 कॉलम्स में। 2 कॉलम्स बन जाएंगे, बिकॉज जब हम कैटेगोरिकल वेरिएबल को कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में तो हम 0 और 1 में ही करते हैं उसको। हम 0 1 2 3 5 6 ऐसे नहीं करते हैं, बिकॉज फिर वो इनकोडिंग में इशू आता है। तो जितने भी तो ज्योग्राफी के 3 वैल्यूज थे तो अकॉर्डिंगली वो 2 कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। तो उसके लिए ये कमांड है, ठीक है, और फिर आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस पूरे कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो अगेन यहाँ पर ये x को मैं स्मॉल x कर देता हूँ, बिकॉज ये स्टार्टिंग में स्मॉल x बेटर होगा, और यहाँ पर भी मैं स्मॉल x कर देता हूँ। आप कैपिटल X भी रख सकते हो, बट मैं स्मॉल x प्रेफर करता हूँ। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो अब देखते हैं। ओके, तो कुछ एरर आ गया। x जेंडर इज इक्वल टू दिस। अच्छा, यहाँ पर ये कैपिटल X था, यहाँ पर मैंने स्मॉल करना मैं मिस कर गया था। फिर से रन करते हैं, ठीक है, अब रन हो गया। तो अब ये रन हुआ तो आप देखोगे ये जो जेंडर है, अब आप देखो यहाँ पर जेंडर 0 1 0 जो भी है उसके हिसाब से 1 0 1 में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं, और जो ज्योग्राफी था, अब देखो ज्योग्राफी को 2 वैल्यू में स्प्लिट हो गया है। ज्योग्राफी अंडरस्कोर जर्मनी 2 कॉलम्स में, एंड ज्योग्राफी अंडरस्कोर स्पेन। फ्रांस नहीं हुआ है, बिकॉज अगर जर्मनी फॉल्स है और स्पेन फॉल्स है तो फ्रांस होगा नेचुरली। लेकिन मुझे इसमें एक इशू दिख रहा है, ये जर्मनी और स्पेन की वैल्यू ट्रू फॉल्स जो है ये थोड़ा ऑड लग रहा है। आई थिंक बेटर होगा 0 1 नंबर्स फॉर्म में हो, बिकॉज हमने जेंडर को वैसे कन्वर्ट किया है। तो इसको हमें 0 और 1 में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैंने इसके लिए फिर से यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा। मैंने ये लिखा कि व्हेन आई रन x इज इक्वल टू pd, जो था उस कमांड pd डॉट डमीज geography etc. I see 2 new columns are created: geography Germany, geography Spain, and their values are true and false. Shouldn't the values be 0 or 1 for neural network training? मैंने लिखा। तो अब देख रहे हो मैं चैट जीपीटी में बिल्कुल एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, और जैसे मैं कन्वर्स कर रहा हूँ वैसे मुझे वो कोड जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि यू आर राइट, फॉर ट्रेनिंग न्यूमेरिकल मेथड्स आर नीडेड, नॉट ट्रू फॉल्स। तो अब मुझे वो कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यूज दे रहा है। हियर इज हाउ यू कैन डू इट। तो x इज इक्वल टू x डॉट x एज टाइप इंटीजर, और ऑल्टरनेटिवली इफ यू वांट टू कन्वर्ट ओनली द न्यू डमी कॉलम्स, देन डमी कॉलम्स ये एंड ये। तो ठीक है, मैं इस कोड को मैं इनफैक्ट इस कोड को या पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स इसको ही कॉपी कर लिया मैंने। तो हमने जो कोड कॉपी किया उस कोड को अब हम अपने मेन कोड में पेस्ट कर देते हैं गूगल कोलैब में। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया x इज इक्वल टू x डॉट एज टाइप इंटीजर, और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे, ज्योग्राफी जर्मनी, ज्योग्राफी स्पेन, अब ट्रू फॉल्स से 0 1 में कन्वर्ट हो गए। तो पहले ये यहाँ पर ट्रू फॉल्स में थे, तो अब ये 0 1 में कन्वर्ट हो गए। तो इस स्टेप के बाद हमारा ये जो थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है, कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल डेटा इनटू नंबर्स। अब हम अपने फोर्थ स्टेप पे मूव करेंगे, जहाँ पर हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा में। तो ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा में स्प्लिट करने के लिए हम फिर से चैट जीपीटी में गए, और मैंने यहाँ पर फिर से लिखा हाउ डू आई स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सेट। तो उसने मुझे फिर से ये एक कोड लिख दिया। तो उसमें ये एक लाइब्रेरी जो इन्वोक करनी है वो बता दिया, और यहाँ पर ये कोड दे दिया। तो अब x हमारे पास
जब हम ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा में स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास यू रिमेंबर एक्स था और वाई था। तो अब एक्स ट्रेनिंग होगा और एक्स वैलिडेशन होगा और वाई ट्रेनिंग भी होगा, वाई वैलिडेशन भी होगा। तो हमारे पास 4 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे और फिर हम ये वाला जो लाइब्रेरी है इसको इन्वोक करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और यहाँ पर यहाँ साइज टेस्ट साइज 20.2 है, मतलब ये 80-20 रेशियो में हुआ है। 80% ट्रेनिंग डेटा रहेगा, यानी कि 8000 रोज ट्रेनिंग डेटा में रहेंगे, 2000 रोज रैंडमली टेस्ट डेटा में रहेंगे। एंड रैंडम स्टेट एक 42 वो है। अगर आपको जानना है रैंडम स्टेट 42 क्या है तो ये भी आप सर्च कर सकते हो, बट मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूँगा और फिर हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे, विच इज़ अ न्यू सेक्शन। और यहाँ पर इसको मैं नाम दूंगा डेटा प्री प्रोसेसिंग ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सेट। डेटा प्री प्रोसेसिंग स्प्लिट ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, ठीक है। तो अब हमने फिर से ये जो कोड था इस कोड को लिया, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट किया। तो यहाँ पर फिर से ये जो कैपिटल एक्स आ रहा है इसको मैं स्मॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ, स्मॉल वैल्यू। यहाँ पर भी हर जगह एक्स को मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर भी स्मॉल। तो आई थिंक अब ये इस कोड को मैं रन करूँगा तो ये डेटा हमारा ट्रेनिंग और वैलिडेशन में स्प्लिट हो जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे ट्रेनिंग सेट, अब देखो ट्रेनिंग सेट में 10,000 जो एक्स था, एक्स ट्रेनिंग, उसमें 8000 रोज हैं और 11 कॉलम्स हैं। और जो वाई ट्रेनिंग सेट है, वाई ट्रेन, उसमें भी 8000 रोज है और एक कॉलम है। वैलिडेशन सेट में 2000 रोज है और 11, और यहाँ भी वाई में 2000 रोज एंड 11। तो हमने यहाँ पर ये थर्ड फोर्थ स्टेप, ये वाला नेक्स्ट स्टेप भी पूरा कर लिया। अब आते हैं फीचर स्केलिंग पे। तो फीचर स्केलिंग मैंने पहले कवर नहीं किया, तो अब मैं कवर करता हूँ फीचर स्केलिंग। तो आप देख रहे हो ये जो हमारा x का जो हमारे x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका जो स्केल है हर एक कॉलम का वो अलग अलग है। अब आप देख रहे हो क्रेडिट स्कोर, इसकी वैल्यूज कुछ 800, 300, ये समहाउ 0 to आई थिंक 1000 के बीच में लग रही है। जेंडर 0 to 1 के बीच में है। एज 0 to 100 के बीच में होगा। टेन्योर्स अगेन 1 to 10 होगा। बैलेंस का एक अलग स्केल है। तो हर एक कॉलम का स्केल जो है वो अलग है, राइट। तो ये एक मतलब जब इससे हम मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे तो ये एक अननेसेसरी का एक वेरिएबिलिटी ला रहा है हमारे मॉडल में, जहाँ पर हमारे हर एक डेटा की जो स्केल है वो अलग है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे कॉलम को सेम स्केल पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो बेसिकली हम इस सारे कॉलम के वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं ताकि उनका स्केल सेम रहे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे क्रेडिट स्कोर है इसको नॉर्मलाइज करना है तो इसका हम मीडियन निकाल सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि ये 813 मीडियन से कितनी दूर है। तो हर एक वैल्यू का एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो अगर हम इस पूरे कॉलम का मीन निकालेंगे तो मान लीजिए मीन होगा कुछ 700, तो 813 जो है वो 700 से कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन दूर होगा। सिमिलरली 538 वो थोड़ा पास होगा, 900 और दूर होगा। तो उसका जो रिलेटिव डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसको लिखेंगे। तो हर एक कॉलम में को हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में लिखेंगे तो वो हर एक कॉलम हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, बट स्टैटिस्टिक्स में वो एक बहुत ही एक वाइडली यूज मेट्रिक है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने सिक्स सिग्मा ये सब सुना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से बोलते हैं, तो आप उसके बारे में रीडिंग कर सकते हो। बट एसेंशियली इस स्टेप का पर्पस आप हाई लेवल में ये समझो कि ये जो पूरे कॉलम्स का स्केल अलग अलग है, अब हम उस पूरे स्केल को सेम कर रहे हैं और वो स्केल अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उस स्केल में हम कर रहे हैं। तो उसको करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर एक कोड लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने पूछा था पिछले स्टेप के लिए कि टेस्ट साइज 02 और रैंडम स्टेट 42 क्या होता है, तो आप इसने मुझे बताया 42 इज अ सीड फॉर रैंडम शफलिंग, तो वो आप कर सकते हो। तो गॉट इट। नाउ हाउ डू आई डू फीचर स्केलिंग। तो फीचर स्केलिंग के लिए जैसे आप ये देखो यहाँ क्या बता रहा है, फीचर स्केलिंग इज एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क इफेक्टिवली especially when your input like salary, age, balance are on very different scales. We typically use standard scaler from sklearn library
जहाँ पर जब हम स्केलिंग करते हैं तो वो हर एक कॉलम को ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है कि उसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। तो इस एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को को मॉडल करके हर एक कॉलम की स्केलिंग होती है, जिसमें जो वैल्यूज होते हैं वो इसी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के मेट्रिक के रूप में आते हैं। तो आप उसके लिए ये कोड है। तो फिर से हम इस कोड को इन्वोक करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ पर एक स्केलर, एक वेरिएबल हमने इस टाइप का बनाया स्टैंडर्ड स्केलर का, और जो हमारा एक्स ट्रेनिंग डेटा था उसको हम स्केल करेंगे। तो स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, हर एक चीज़ यहाँ ट्रांसफॉर्म, अब देख पैटर्न देख रहे हो, हर एक में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन यूज होता है। तो स्केलर फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन, स्केलर फिट ट्रांसफॉर्म वाई ट्रेन। तो यहाँ पर हम बस ट्रेनिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज उसी पे हमारी ट्रेनिंग होगी। जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें जो हमारा टेस्ट डेटा है उसको भी ट्रांसफॉर्म करके मॉडल पे रन करना पड़ेगा। तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक और सेक्शन बना देता हूँ। सॉरी, ये सेक्शन ऊपर बन गया, इसको मुझे यहाँ बनाना है न्यू सेक्शन डेटा। इसको मैं एडिट करूँगा, यहाँ पर मैंने नाम दिया है स्केलिंग। अगेन ये डेटा प्रोसेसिंग है और इस सेक्शन का नाम है स्केलिंग। और हम यहाँ पर नया कोड रखते हैं। तो यहाँ भी मैं x को स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ भी x को स्मॉल, x वैल्यूज, x ट्रेन वैल्यू, सॉरी यहाँ माय मिस्टेक, यहाँ पर जो वैलिडेशन सेट था उसको भी स्केलिंग हो गई है। x ट्रेन scaled is this, x validation scaled is this। लेकिन इस पे हमारा मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है। अब इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो अब देखो, अब ये स्केल हो गया है, बट इसको हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैं एक और कोड जनरेट कर दूंगा, और प्रिंट करने का हमारा कमांड क्या था, प्रिंट एक्स हेड, ठीक है, ये कमांड था। तो चलिए हम एक को प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स से मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स ट्रेंड स्केल, इसको प्रिंट करता हूँ, एक्स ट्रेंड स्केल, एक्स ट्रेंड स्केल हेड को प्रिंट किया, ओके। ओके, सिंपल एक्स ट्रेन स्केल, इसको प्रिंट किया। तो अब देखो, अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हुई। ये वैल्यूज़ अब आप देखोगे एक इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है यानी कि वो मीन से बैक छोटी है, तो जो छोटी वैल्यूज़ होंगी उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, जो ज़्यादा नेगेटिव होगी वो और छोटी होगी। ये जो ज़ीरो होगा वो मीन होगा, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी वो मीन से आगे होगी। तो सारे कॉलम्स की वैल्यू अब सेम रेंज में, सेम स्केल पे आ गई है। तो अब ये हमारा ट्रेनिंग डेटा एक सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हो गया है। अब इस पे हम मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो हमने फीचर स्केलिंग को भी कवर कर लिया। तो हमारा डेटा इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। और अगले स्टेप में हम अब हम एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क को बनाएंगे। तो आप देख रहे हो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में कितना टाइम गया हमारा। तो किसी भी मॉडल के ट्रेनिंग में प्री प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अभी तो हम एक सिंपल सा मॉडल बना रहे हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं। आप अगर और कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स बनाओगे जिसमें आप इमेज पे ट्रेन कर रहे हो तो उसमें प्रोसेसिंग में बहुत टाइम जाता है। तो ये एक समझ लीजिए कि हैवी लिफ्टिंग हमारी हो गई है। अब हमें बस मॉडल को बनाना है, डिफाइन करना है और बिल्ड करना है, ट्रेन करना है, फिर वैलिडेट करना है। ये हमारे नेक्स्ट स्टेप्स होंगे। तो दोस्तों अब हम अपने अगले स्टेप पे आते हैं, बिल्डिंग द ANN। तो हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग कर लिया है। तो बिल्डिंग द ANN में आप देखोगे हमारे पास प्राइमरली 3 स्टेप्स हैं। इनिशियलाइजिंग द ANN, एडिंग द लेयर्स, इनपुट एंड हिडन लेयर्स, एंड एडिंग द आउटपुट लेयर। तो अगर आप हमारी वो न्यूरल नेटवर्क वाली वीडियो जो हमने पहले बनाया है वो आप अगर रेफर करोगे तो आपको याद होगा हमने कवर किया था कि न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरीके का होता है। इसमें ये वाला हमारा इनपुट लेयर है, ये वाले हिडन लेयर है और ये वाला आउटपुट लेयर है। तो अभी हमें इस न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को बनाना पड़ेगा, और फिर जब हम ये बना लेंगे उसके बाद हम नेटवर्क की ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। तो अब
नेटवर्क को इनिशियलाइज करने के लिए फिर से हम चैट जीपीटी पे चलते हैं, बिकॉज इसके लिए भी हमें पाइथन कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी में गए और आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने स्केलिंग वाला कमांड लिखा था, हाउ डू आई डू फीचर स्केलिंग। तो स्केलिंग का इसने मुझे बताया था। अब मैं यहाँ पर नया कमांड दे रहा हूँ चैट जीपीटी में, नया प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। नाउ आई नीड टू बिल्ड माई ANN, राइट द कोड फॉर इनिशियलाइजिंग द ANN फर्स्ट। तो यहाँ पर उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया कि यू फर्स्ट नीड टू इम्पोर्ट दीज लाइब्रेरीज एंड देन इनिशियलाइज द ANN विद दिस कमांड। तो यहाँ पर बस उसने इनिशियलाइजेशन तक का दिया है और यहाँ पर उसने लिखा है वुड यू लाइक हेल्प विद एडिंग लेयर्स, एक्टिवेशन फंक्शंस एंड कंपाइलिंग द मॉडल फर्स्ट। तो मैंने कहा हाँ, गिव मी, मुझे सारे कोड दे दो टिल द ट्रेनिंग स्टेज। तो ओके, मैंने फिर से नया प्रॉम्प्ट दिया, ओके राइट ऑल द कोड फॉर बिल्डिंग द ANN बिफोर द ट्रेनिंग फेज। ठीक है, तो यहाँ पर उसने मुझे ये पूरा कोड दे दिया ट्रेनिंग फेज के पहले तक। तो ये वाला जो आप कोड देख रहे हो, इसमें एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज को एज यूजुअल हमने इंपोर्ट किया है। तो मॉडल की ट्रेनिंग में आप देख रहे हो हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है जो है सीक्वेंशियल। तो सीक्वेंशियल क्या है, तो आप अगर ये वाला हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने जो लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स ऐड किए हैं वो सीक्वेंशियली ऐड किया है। तो पहला इनपुट लेयर है, उसके बाद हिडन लेयर है, उसके बाद आउटपुट लेयर है। तो हमने सीक्वेंशियली लेयर्स ऐड किया है, इसीलिए ये वाला जो लाइब्रेरी है अभी हमारे करंट यूज केस के लिए हमें सीक्वेंशियल लाइब्रेरी ही चाहिए। उसके बाद दूसरा कमांड है इनपुट लेयर एंड एडिंग द फर्स्ट हिडन लेयर। तो यहाँ पर उसके लिए जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, अब मॉडल डॉट ऐड एक फंक्शन आप इन्वोक करो और यहाँ पर यूनिट्स इज इक्वल टू 16, एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेल्यू एंड इनपुट जो इनपुट ट्रेनिंग सेट है वो है। तो यूनिट 16 क्या है, तो यहाँ पर ये इनपुट लेयर है। तो इनपुट लेयर बाय डिफॉल्ट जो हमने डेटा फीड किया है उससे हमारा कोड डिटेक्ट कर लेता है, बिकॉज हमने जो इतना डेटा प्री प्रोसेसिंग किया है, उतने जो कॉलम्स चूज किए, तो वो कॉलम्स से इनपुट लेयर ऑलरेडी डिटेक्टेड है। तो पर जो हमें हिडन लेयर ऐड करना है, तो पहला जो हिडन लेयर है उसमें ये कितने नोड्स होंगे वो ये बता रहा है, यूनिट्स इज इक्वल टू 16। इसको आप चेंज करके 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। तो ये यूनिट्स इज इक्वल टू 16 बता रहा है फर्स्ट हिडन लेयर का कितने नोड्स होंगे। और फिर एक्टिवेशन फंक्शन, तो हमने जब एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हर एक लेयर पे, हर एक नोड पे वी हैव टू राइट, हमें एक एक्टिवेशन फंक्शन लिखना है। तो हमने उस टाइम पे देखा था कि कॉमन यूज केसेस के लिए जो हिडन लेयर्स होते हैं वहाँ पर हम रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, और ये जो हमारा आउटपुट है वो उसके लिए जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो डिपेंड करेगा हमारा यूज केस क्या है। तो यहाँ करंट केस में हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे बैंक को डिटेक्ट करना है कि किसी इंसान को लोन देना है या नहीं। तो यह बाइनरी आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट लेयर पे जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो सिग्मॉइड होगा, बिकॉज सिग्मॉइड का जो रिजल्ट आता है वो 0 और 1 के बीच में आता है। लेकिन जो हिडन लेयर्स में जो एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे वो रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन होगा। तो रेल्यू में एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता था, आप अगर एक बार क्विक हम वॉक थ्रू कर लें तो ये था रेल्यू रेक्टिफायर एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये 0 से इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और ये लीनियरली इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन गो टू इन्फिनाइट, बट इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो ये नेगेटिव वैल्यू को सप्रेस कर देता है। और ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में हमें वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो न्यूरल नेटवर्क था। तो यहाँ पर हमें वापस हम अपने कोड पे चलते हैं। तो कोड में फर्स्ट हिडन लेयर में 16 नोड्स होंगे, देन एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू होगा, और इनपुट जो हमारा ट्रेनिंग सेट होगा वो, बिकॉज अब हमें मॉडल को ट्रेन करना है तो इनपुट जो ट्रेनिंग डेटा है वो फीड करना होगा। तो हमारा जो स्केल्ड ट्रेन्ड सेट था वो हम फीड करेंगे। फिर इस लाइन में हमने एक हिडन लेयर एंटर किया है, बट हमारे मॉडल में मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकते हैं, तभी तो उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग मॉडल, बिकॉज उसमें आप चाहो तो 1 2 3 4 5 कितने भी लेयर डाल सकते हो, बट ऑफकोर्स लेयर ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा प्रोसेस करने के लिए। तो हम अगर सेकंड हिडन लेयर डालना है तो यहाँ पर हम सेकंड हिडन लेयर भी डाल देंगे। तो सेकंड लेयर में यहाँ पर यूनिट्स इज इक्वल टू 8 एंड अगेन एक्टिवेशन विल बी रेल्यू। तो यहाँ पर 8 नोड होगा और एक्टिवेशन रेल्यू होगा, और फिर फाइनली हमारा आउटपुट लेयर होगा। तो इस न्यूरल नेटवर्क में हमारे एक इनपुट लेयर है, एक फर्स्ट हिडन लेयर है, सेकंड हिडन लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। जस्ट फिर से रीअपडेट कर रहा हूँ, इनपुट लेयर को आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जैसे ही आप ट्रेनिंग डेटा फीड करते हो हमारा जो
प्रोग्राम है वो इनपुट लेयर अपने आप बना देता है। हमें बस डिफाइन करना होता है हिडन लेयर्स, जो एक होंगे, दो होंगे या कितने होंगे, और आउटपुट लेयर। तो हमने दो हिडन लेयर डिफाइन किया है, और आउटपुट लेयर के लिए हमें यहाँ पर डिफाइन करना है सेम चीज़, मॉडल डॉट एड यूनिट्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास बस एक ही नोड होगा जहाँ पर हमें बताना है कि 0 या 1, और वहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन हम बता रहे हैं सिग्मोइड, बिकॉज हमें वैल्यू 0 और 1 चाहिए। ठीक है, अब ये लास्ट कमांड है कंपाइलिंग द एन, ये लास्ट कमांड है, इसके बाद हम एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो ये जो कंपाइलिंग द एन है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो फंक्शन है, जो सेम वेरिएबल था मॉडल सिक्वेंशियल टाइप का, उसमें हमने कंपाइल फंक्शन को इन्वोक किया है, और इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, ऑप्टिमाइजर, लॉस और मेट्रिक। तो ये ऑप्टिमाइजर, लॉस और मेट्रिक क्या होता है, अगेन ये मैं डिटेल में जा रहा हूँ, आप चाहो तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। तो आपको अगर कुछ चीज़ें में डाउट हो रहा है तो आप चैट जीपीटी पे सर्च करके पूछ भी सकते हो कि एटम ऑप्टिमाइजर क्या होता है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्या होता है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो इसकी मीनिंग्स क्या होती हैं। तो ये 3 चीज़, ऑप्टिमाइजर, लॉस और मैट्रिक्स, ये क्या होता है। तो वापस से हम अपने थ्योरी वाले वीडियोस पे चलते हैं। तो आपको अगर याद होगा, ये जो हमारा न्यूरल नेटवर्क था, इसकी लर्निंग कैसे होती है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले जो इनपुट है, जो इनपुट डेटा है वो फीड करते हैं, फिर ये पैरामीटर्स की वैल्यू कुछ भी सेट होती है, और फिर जब एक बार वैल्यू फीड किया, देन इन पैरामीटर्स के बेसिस पे एक आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट होता है, और फिर जो एक्चुअल वैल्यू है और हमारा जो आउटपुट वैल्यू है उससे एक लॉस डिराइव होता है, और फिर उस लॉस को हम वापस बैक प्रोपागेट करते हैं, उसके बाद वेट्स को एडजस्ट करते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि हमने पहले पास में इनपुट दिया, फिर लॉस कैलकुलेट हुआ, फिर उस लॉस के बेसिस पे वेट्स एडजस्ट हुए, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक हमारा जो लॉस है वो मिनिमम ना हो जाए। ठीक है, अगेन मैं रीएडिट करूंगा कि आप हमारे वो प्रायर थियरी वीडियोस देख लीजिए, बिकॉज यहाँ मैं थोड़ा फास्ट इसको कवर कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो 3 चीज़ें हैं, ऑप्टिमाइजर, लॉस और मेट्रिक। तो ऑप्टिमाइजर क्या होता है, तो ऑप्टिमाइजर काइंड ऑफ ये एक स्ट्रैटेजी है कि हमारा मॉडल लर्न कैसे करेगा। तो यहाँ पर हमारा मॉडल लर्न कैसे कर रहा है, पहले वेट्स की आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, फिर हम इनपुट वैल्यू डालते हैं फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट, फिर एक लॉस कैलकुलेट होता है, जो लॉस आया उसके बाद वापस से हमारे वेट्स एडजस्ट होते हैं, और फिर से लॉस कैलकुलेट होता है, फिर से वेट्स एडजस्ट होता है, फिर से लॉस कैलकुलेट होता है। तो ये प्रोसेस जो रिपीट होता है, ये बेसिकली हमारी लर्निंग की स्ट्रैटेजी है। तो वो स्ट्रैटेजी बेसिकली ये जो पैरामीटर है ऑप्टिमाइजर, ये डिफाइन करता है। तो अगर आप इसको एक एनालॉजी से समझो, तो आप अपने स्कूल डेज को याद करो। आप जब पढ़ाई करते हो तो आपने 2 तरीके के बच्चे देखे होंगे। एक बच्चा ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 महीने में एक कोर्स चला, उस कोर्स में हर दिन मान लीजिए क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे। तो एक बच्चा ऐसा होगा जो हर दिन क्लास अटेंड करेगा, उसके बाद क्लास के नोट्स को रिवाइज करेगा और थ्योरी को अपने दिमाग में बैठा लेगा, और हर दिन वो ऐसे प्रेप करेगा। तो जब 2 महीने बाद एग्जाम होगा तो उसको एग्जाम के पहले उतना पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, वो बिकॉज उसने ऑलरेडी कंटिन्यूसली पढ़ाई की है। तो एग्जाम के दिन भी वो 1-8 घंटे पढ़ के ही कैन मैनेज। पर दूसरा एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो शायद जो 2 महीने क्लासेस चली, वो उसने क्लासेस पे उतना ध्यान नहीं दिया, उसने उतने रेगुलरली नहीं पढ़ाई की, बट वो एग्जाम के में भी 2 दिन पहले वो 24 आवर्स 20 घंटे 2 दिन 20-20 घंटे पढ़ के उसने एग्जाम के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पढ़ के उसने एग्जाम दे दिया। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों बच्चे एग्जाम में अच्छा कर देते हैं, बट बाय एंड लार्ज जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, सेकंड बच्चा जो है वो उसके मार्क्स उतने शायद ज़्यादा अच्छे ना आए, बट लर्निंग की दोनों स्ट्रैटेजी है। पहला बच्चा कंटिन्यूसली अपने क्लास में जा रहा है, रिवाइज कर रहा है, फिर हर नेक्स्ट डे क्लास में जा रहा है, होमवर्क नोट कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। पर दूसरा स्ट्रैटेजी में बच्चा 2 महीने पढ़ाई नहीं कर रहा है, बट एग्जाम के 2 दिन पहले वो बस पढ़ाई कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 तरीके की लर्निंग की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आप कैसे लर्न करोगे, आपको पहले मॉडल को एक स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी, लॉस डिटेक्ट करो, बैक पीछे जाओ, डिटेक्ट करो, पीछे जाओ। तो ये इस स्ट्रैटेजी को डिनोट करने का जो पैरामीटर है वो होता है ऑप्टिमाइजर। और ऑप्टिमाइजर जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू अगर हम एडम चूज करेंगे तो हमारा जो लॉस वेट एडजस्टमेंट वो जो था प्रोसेस, वो इसको एडम उसको डिनोट करता है। ठीक है, देन सेकेंड पैरामीटर है लॉस। अब तो अभी फर्स्ट पैरामीटर ने स्ट्रैटेजी बताई कि स्ट्रैटेजी कैसे होगी।
अब जो लॉस है, लॉस कैलकुलेशन, लॉस कैलकुलेट कैसे होगा? तो लॉस बहुत तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। आई मीन आप अगर इस पे और रिसर्च करोगे तो एक होता है रूट ऑफ स्क्वायर मीन एरर, कि आप एरर निकालो इनपुट और आउटपुट का, उसका स्क्वायर करके रूट निकालो, ये एक तरीके का होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना है किसी किसी स्टॉक का, तो उसकी वैल्यू स्टॉक प्राइस क्या हो सकती है? वो जीरो से लेकर कितनी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन स्टॉक प्राइस। थियोरेटिकली कैन गो टू 1000, 2000, कुछ भी हो सकता है, राइट? 10,000 हो सकता है। तो उस केस में इन जनरल रूट मीन स्क्वायर, जो आप एरर डिफाइन करोगे वो रूट मीन स्क्वायर टाइप होगा। तो उसके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हो, मैं तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट हमारा जो यूज़ केस है जहाँ पर हमें ये डिटेक्ट करना है कि ये पर्सन लोन रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, तो हमें इसकी वैल्यू क्या चाहिए? इसकी वैल्यू 0 या 1 चाहिए। तो जो लॉस होना चाहिए हर एक ट्रेनिंग फेज में, जो लॉस जो कैलकुलेट होगा उसकी वैल्यू भी इस तरीके की होनी चाहिए जो कि 0 और 1 टाइप का वैल्यू दे, और फिर वो फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास हो। तो इसीलिए यहाँ पर लॉस इज इक्वल टू बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ये चूज किया गया है। तो बाइनरी एज द नेम सजेस्ट, बाइनरी मीन 0 या 1, दो। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा यूज केस होता है जहाँ पर हमें 3 आउटपुट चाहिए होते, मे बी 0, 1, 2, तो वहाँ पर हम बाइनरी की जगह कुछ और यूज़ करते हैं। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो वहाँ पर रूट मीन स्क्वायर एरर टाइप वो लॉस फंक्शन यूज़ होता है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो बेसिकली लॉस फंक्शन, ये लॉस पैरामीटर ये बता रहा है कि आप लॉस को कैलकुलेट कैसे करोगे। एंड थर्ड है मेट्रिक। तो आपने लॉस कैलकुलेट कर लिया, बट फाइनली जो आपका मॉडल ट्रेन हुआ उस मॉडल को इवैल्यूएट आप किस मेट्रिक पे करोगे। तो ये फाइनल मॉडल के इवैल्यूएशन का मेट्रिक का पैरामीटर है कि इसमें हम एक्यूरेसी मेजर करेंगे। इसके मेट्रिक्स पे अलग अलग हो सकते हैं, प्रिसीजन हो सकता है, रिकॉल हो सकता है, जो कि हम बाद में कवर करेंगे। बट इससे तो जस्ट हाई लेवल समझने की बात यह है कि यहाँ पर हमने इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स डाले, यहाँ आउटपुट लेयर डाला, कितने नोड्स होंगे वो डिफाइन किया, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होंगे वो डिफाइन किया, अपने ट्रेनिंग डेटा को फीड किया, और फिर मॉडल को कंपाइल करने के लिए जो लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या होगी वो डाला, लॉस फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा वो डाला, और मेट्रिक किस पे एवेलुएट करेंगे वो। तो ये सारा कोड हमें ये बता रहा है। तो आपको अगर ज़्यादा जानना है तो इसके बारे में हम अगले वीडियोस में कुछ कवर करेंगे इन टॉपिक्स को, बट आप यहाँ पर आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए अब इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, और फिर हमारा ये जो था मेन गूगल कोलैब, वहाँ पर हमने एक डिफाइन किया था एक सेक्शन नया बना दिया है, बिल्डिंग द ANN। तो वहाँ पर अब हम इस कोड को डाल देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं फिर से इसको स्मॉल x कर देता हूँ, बिकॉज हम स्टार्टिंग से ये लेकर आए हुए हैं, स्मॉल x डिफाइन किया हुआ है। तो इसको अब हम रन करते हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक ये सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पर ये नहीं, ये सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पर मे बी कुछ वार्निंग दिया है, बट इट रन सक्सेसफुली, यहाँ ग्रीन टिक आ गया है। तो अब हमारा मॉडल कंपाइल हो गया। अब कंपाइल होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो हमारा ये तीनों स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ये तीनों स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं ट्रेनिंग में। अब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग करने के लिए हम फिर से एक नया सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, और इस नए सेक्शन को हम डिफाइन करते हैं ट्रेनिंग द मॉडल। ट्रेनिंग द मॉडल, और यहाँ पर फिर हम कोड लिखेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए क्या कोड होगा, तो वापस से मैं यहाँ पर अपने ChatGPT पे जाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने फिर से, ठीक है, दिस इज ऑल फाइन, दिस इज ऑल फाइन। अब ट्रेनिंग द मॉडल के लिए अब मैंने उसको बोला नाउ राइट द कोड फॉर ट्रेनिंग द ANN। तो अभी कंपाइल हो गया, राइट द कोड फॉर ट्रेनिंग। तो ये मॉडल को ट्रेन करने का कोड है। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल वेरिएबल था, जो हमने कंपाइल करने वाले फेज में, बिल्ड करने वाले फेज में डिफाइन किया था, उसी वेरिएबल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर उस वेरिएबल का जो सिक्वेंशियल टाइप का था, इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ पर हमने अब एक नया फिट फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं। तो फिट बेसिकली अब मॉडल को ट्रेन करेगा। तो उस मॉडल के जो, उस फंक्शन के जो पैरामीटर्स होंगे, वो हमारा जो ट्रेनिंग सेट था, एक्चुअल ट्रेनिंग सेट के वैल्यूज़ वो हमने एंटर की। उनकी जो ट्रेनिंग सेट में आपको याद होगा हमारे जो इनपुट वैल्यूज़ थी और आउटपुट वैल्यूज़ भी थी। तो पहले हमने इनपुट वैल्यू को डाला यहाँ पे,
देन हमारी जो आउटपुट वैल्यूज़ थी उनको डाला, देन हमारा जो बैच साइज, तो बैच साइज बेसिकली 32 क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रेनिंग सेट है उसमें 10,000 रोज थे, फिर हमने इसको स्प्लिट किया था, तो एक्चुअल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास 8,000 रोज थे। अब बैच साइज से क्या होगा कि वो एक एक बार में 32 रोज मॉडल में फीड होगा, फिर लॉस कैलकुलेट होगा, फिर वेट्स एडजस्ट होंगे, फिर अगला 32 जाएगा, लॉस कैलकुलेट होगा, वेट्स एडजस्ट होंगे। तो मतलब ये थोड़ा एफिशिएंट हो गया, बिकॉज आप एक एक करके करोगे तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा कंप्यूट उतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो 32 यहाँ पर एक बैच साइज है। और इपॉक कितनी बार जैसे एक बार आपने बैच साइज 32 ले लेके पूरे ट्रेनिंग सेट को फीड किया, आपका वेट्स एडजस्ट हो गया, तो आप बार बार अपने ट्रेनिंग सेट को फिर से फीड करोगे, फिर से एरर एडजस्ट करोगे। तो पूरे ट्रेनिंग सेट को आप कितनी बार फीड करते हो वो डिनोट करता है इपॉक। तो ये भी हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था। तो इपॉक हमने डिफाइन किया, और वर्बोस इज इक्वल टू 1, ये हमें दिखाएगा कि जैसे जैसे हमारा मॉडल ट्रेन होगा ये हमें वो बताता जाएगा। और एक वैलिडेशन डेटा, जो हमारे वैलिडेशन डेटा था उसको उस पे मतलब हमारे वैलिडेशन सेट पे मॉडल कैसा बिहेव कर रहा है वो इसमें स्टोर हो सकता है। तो चलिए इस कोड को कॉपी करते हैं, और फिर इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और यहाँ हम अपने कोड को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे वैल्यूज़ वेरिएबल्स की सही से हम फीड कर देते हैं, और अब हम रन करेंगे तो हमारा मॉडल ट्रेन होगा। तो अभी हम जब रन करेंगे तो आप देखोगे कैसे कैसे हर एक इपॉक में रन होगा, और हमारा जो एरर है वो कैसे कैसे रिड्यूस हो रहा है वो अब वी विल सी। तो इसको मैंने रन किया, तो देखिए ये पहला इपॉक रन हुआ। पहले इपॉक में ये देखिए एक्यूरेसी 74% थी, धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ रही है। पहले इपॉक में लॉस 55 था, 0.55, अब लॉस कम हो रहा है 0.4 हो गया। देखिए एक्यूरेसी बढ़ गई 85। तो देखिए अब आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है, ये पूरी ट्रेनिंग का प्रोसेस हम लाइव देख रहे हैं। अब देखिए ये एक्यूरेसी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। बट अब इस स्टेज पे कुछ स्टेज पे हमारा लॉस फंक्शन अब सैचुरेट हो गया है, तो आई थिंक ये हमारी मैक्सिमम एक्यूरेसी रहेगी, बट लेट्स सी। तो जैसे जैसे इपॉक्स बढ़ते जा रहे हैं, हमने 50 इपॉक डिफाइन किया था, तो आप देख रहे हो अभी हम 32 पे हैं, 33, 34, 35। तो इपॉक वही है बैच में। तो हमारा 8,000 डेटा था, तो 32 के बैच में पूरा 8,000 एक बार कंप्लीट हुआ, फिर से 8,000 दोबारा गया 32 के बैचेस में। तो जितनी बार वो 8,000 गया वो एक इपॉक है। तो हमने 50 इपॉक डिफाइन किया था, तो अभी 49, 50 अब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है पूरा। तो आप देख रहे हो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी अराउंड 84.6 है, और जो वैलिडेशन सेट पे जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 85.5 है, और वैलिडेशन सेट पे तो ये क्या बता रहा है हमें। तो देखिए हमने जब शुरू किया था, जब हमारा पहला इपॉक था, तो हमारे मॉडल की हमने पहला इपॉक हमारा ये था, राइट। तो तब हमारी एक्यूरेसी 74.9.7 लाइक 70.7499 थी, 75% थी। फिर सेकेंड इपॉक में एक्यूरेसी बढ़ गई, 84 हो गई, फिर 85 हो गई। तो ये इंक्रीज हुआ। तो ये जो और लॉस जो था वो 0.55 था, फिर वो लॉस कम होता गया, फाइनली वो लॉस 0.4 तक पहुंचा। तो ये जो एक्यूरेसी और आप ये देख रहे हो, ये हमारा ट्रेनिंग सेट पे एक्यूरेसी और लॉस है। पर आपको याद होगा हमने अपने ट्रेनिंग डेटा को डिवाइड कर दिया था ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट पे। तो वैलिडेशन सेट पे जो एक्यूरेसी है वो ये लास्ट 2 कॉलम्स बता रहे हैं। वैलिडेशन सेट की एक्यूरेसी हमारी हुई 0.85, और वैलिडेशन सेट पे लॉस है 0.42। तो वैलिडेशन सेट तो फाइनल स्टेज में हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेनिंग सेट पे और वैलिडेशन सेट पे मोर और लेस एक्यूरेसी मोर और लेस सेम है। ट्रेनिंग सेट पे 0.84 है, वैलिडेशन सेट पे 0.85 है, और ट्रेनिंग सेट पे लॉस 0.41 है, वैलिडेशन सेट पे लॉस 0.42 है। तो ट्रेनिंग सेट पे और वैलिडेशन सेट पे हमारा मॉडल सिमिलर काइंड ऑफ बिहेव कर रहा है। तो अब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा ट्रेनिंग स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। तो ये वाला स्टेप हमारा अब रेडी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में अपने मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो मॉडल ट्रेन हुआ है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसकी इवैल्यूएशन को हम 2 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में मेरे पास एक सैम्पल डेटा है जिसके ये वैल्यूज़ हैं, क्रेडिट स्कोर, ज्योग्राफी, टेन्योर एट्सेट्रा, सैलरी, बैलेंस एट्सेट्रा। और ये इसका जो रियल रिजल्ट ये है कि बैंक ने कभी
इस पर्सन को लोन दिया था और इस पर्सन ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, डिफ़ॉल्ट इज़ 0। तो अब हम देखेंगे कि हमारा मॉडल जो है इस डेटा पे क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, ये पहला। उसके बाद हम अपने मॉडल को एक और पैरामीटर पे इवैल्यूएट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन टाइप के प्रॉब्लम्स को के इवैल्यूएशन में यूज़ होता है, जहाँ पर भी आपको क्लासीफाई करना होता है, जहाँ पर जो आउटपुट होता है वो ऐसा बाइनरी होता है 0 या 1, ये होगा या नहीं होगा। तो उस केस में जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट एक मेट्रिक है जिस पे आप एक मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो हम अब मॉडल में ये डेटा फीड करेंगे और हम देखते हैं कि हमारा मॉडल इस डेटा पे क्या प्रेडिक्ट करता है। तो इसको फीड करने के लिए हमें फिर से पाइथन कोड लिखना पड़ेगा। तो उसका कोड क्या होगा, उसके लिए वापस हम चैट जीपीटी का हेल्प लेते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है, आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑन माई ट्रेन मॉडल फॉर अ कस्टमर दैट हैज़ द फॉलोइंग डिटेल्स, सरनेम, ऑल दैट, सैलरी एक्सेट्रा, इज दिस। ये सेम वैल्यू है जो हमारा यहाँ था। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें एक प्रॉम्प्ट कोड का वो दिया, स्टेप 1 यू डू दिस, स्टेप 2 यू डू दिस, स्टेप 3 यू डू दिस, स्टेप 4 यू डू दिस। तो मेरे को ये 4 स्टेप थोड़े से लेंदी लग रहे हैं, तो मैंने फिर से उसको लिखा, कैन यू सिंप्लीफाई एंड शॉर्टन द कोड टू डू द सेम। तो यहाँ पर इसने मेरे को एक सिंप्लीफाइड कोड यहाँ दे दिया। तो अब इस कोड में इस कोड को मैं अब कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पर अप्लाइंग द मॉडल, इसको यहाँ पर मैंने कॉपी करके रन किया। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो रन किया तो हमें कुछ एरर आ गया। इसमें फीचर एरर की वैल्यू ये है, द फीचर नेम्स डज नॉट मैच फीचर एज दोज दैट वेर पास ड्यूरिंग द फिट फेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने फिर से यहाँ चैट जीपीटी को बोला कि भाई अब तो एरर आ गया है, प्लीज़ रिवाइज द कोड। तो मैंने फिर से इसको बोला, आई गेट दिस एरर इन दिस लाइन ऑफ कोड, सेम चीज़, राइट, ये हमारा एरर सेम था। सॉरी, where is my error, this one, right, where feature name does not match with those and feature names seen at fit time are now missing. So I think ये कॉलम जो geography underscore Germany और geography underscore Spain, ये कॉलम मिसिंग है। तो इसने कोड को रिवाइज किया और रिवाइज करके मेरे को एक रिवाइज कोड दिया। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे, बट इस कोड को एक वॉक थ्रू कर लेते हैं, एक वॉक थ्रू इसमें हो क्या रहा है। तो आपने देखा, आपको याद होगा कि हमने जब डेटा को पहले मैंने जो ट्रेनिंग डेटा था उसको प्री प्रोसेस किया था, हमने उसको स्केल किया था, फिर हमने कुछ रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉलम्स को हटा दिए थे, फिर जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे जैसे जेंडर और ज्योग्राफी, उसको हमने 0 और 1 में कन्वर्ट किया था, राइट। फिर हमने स्केलिंग किया था, तो वो सारा जो स्टेप किया था उस पर हमारा मॉडल ट्रेन था। तो ये जो डेटा, हम जो सैम्पल डेटा दे रहे हैं, हम अपने मॉडल को डायरेक्टली फीमेल फीड नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ज्योग्राफी जर्मनी फीड नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली टेन्योर को मतलब, तो हमने जिस तरीके से इस अपने ट्रेनिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म किया था, हमको इस डेटा को भी वैसे ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और फिर वो उस डेटा को देना पड़ेगा मॉडल को, जो प्रेडिक्ट करेगा इस पे वैल्यू। तो ये जो आप स्टेप्स देख रहे हो, इसमें वही हो रहा है। इसमें जैसे जेंडर को भी देखो 0 और 1 में मैप हो रहा है। फिर ये जो ज्योग्राफी के लिए हमने एक फंक्शन गेट डमीज क्रिएट किया था, जिसमें हमारा वो ज्योग्राफी अंडरस्कोर स्पेन, आपको याद होगा, वो सब कॉलम्स क्रिएट हो गए थे। तो एंड फिर स्केलिंग भी हुई थी हमने, देखो फिर यहाँ पर स्केलिंग हमने कहा कि न्यू कस्टमर स्केल्ड, राइट, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। तो हमने फिर वैल्यूज़ को स्केल किया था ताकि सब सारे वैल्यूज़ का जो स्केल है वो सेम रहे, राइट। कोई सैलरी का एक स्केल है, टेन्योर का एक स्केल है, नहीं, हमने फिर सबको यूनिफॉर्म स्केल पे कर दिया था। तो हमको उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ये वापस हमने जो प्री प्रोसेसिंग में स्टेप्स किए थे, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने सैम्पल वैल्यू दिया, इस पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको तो कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर प्रेडिक्ट करने के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। तो हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन होकर इस वेरिएबल में स्टोर हुआ है मॉडल में। अब उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, किसी वैल्यू पे प्रेडिक्ट करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। और फिर हम यहाँ पर एक चेक लगा रहे हैं कि अगर प्रेडिक्शन जो वैल्यू है, बिकॉज ये मॉडल एक प्रोबेबिलिटी देगा, क्योंकि हमने लास्ट में सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया था जो 0 और 1 के बीच में होता है, तो वो उसकी वैल्यू 0.11, 0.5, 0.4 कुछ भी हो सकती है। तो हमने एक कंडीशन लगा दिया कि अगर वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो हम मानेंगे कि
वो पर्सन डिफ़ॉल्ट करेगा, यानी कि आउटपुट 1 होगा। और अगर 0.5 से कम होगी तो वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, आउटपुट को हम 0 मान लेंगे। हम 0 और 1 मानेंगे, जो बीच की वैल्यूज़ होगी सिग्मॉइड फंक्शन में, उसको हम इस फंक्शन से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस कोड को कॉपी करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया। अब ये वाले कोड को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट किया और एक और नया कोड पास करते हैं। ये मैंने नया कोड पास किया और वापस से मैंने हर जगह ये स्मॉल एक्स यूज़ किया है, तो इस कॉलम को भी स्मॉल एक्स कर देते हैं और यहाँ पर भी स्मॉल एक्स कर देते हैं। तो आई थिंक हमारा ये कोड रेडी है एंड लेट्स रन इट। तो अब हमने इसको रन किया तो देखिए, तो डिफ़ॉल्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.16 आई, यानी कि वो सिग्मॉइड फंक्शन के बाद जो आउटपुट आया वो 0.16 आया। और हमने एक चेक लगाया था कि अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से कम है तो हम मानेंगे कि हम उसको 0, मतलब हम मानेंगे कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और 0.5 से ज़्यादा होगा तो हम मानेंगे डिफ़ॉल्ट करेगा। तो हमने 0.5 को एक थ्रेशोल्ड बनाया था, 0.5 से नीचे नहीं, 0.5 से ऊपर यस, तो 0.5 से ऊपर 1, 0.5 से नीचे 0। तो यहाँ पर चूंकि ये 0.5 से कम है तो प्रेडिक्शन विल नॉट डिफॉल्ट, विच मीन्स आउटपुट इज 0। और देखते हैं हमारा रियल आउटपुट क्या था, वो भी 0 ही था, राइट। तो हमारे मॉडल से ही प्रेडिक्ट किया। बट अगेन हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी है, जैसा हमने यहाँ पे देखा है, वो 88% है। यानी कि अगर आप इसको 100 बार करोगे तो शायद 10 बार वो गलत रिस्पॉन्स भी दे, बट 88% इज़ अ रीजनेबली गुड सॉर्ट ऑफ एक्यूरेसी। तो चलिए हमने एक तरीके से इवेलुएट कर लिया एक सैम्पल वैल्यू पे। अब हम इसको इवेलुएट करेंगे दूसरी मेट्रिक पे, जिसको हम बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो वो कन्फ्यूजन मैट्रिक जो होगा वो हम जनरेट करेंगे ऑन द जो टेस्ट सेट था। तो आपको याद होगा हमने फुल डेटा को 80-20 में स्प्लिट किया था। तो 8000 रोज पे हमने ट्रेन किया और 2000 रोज पे हमने वैलिडेशन के लिए या टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था। तो अब हम उस 2000 रोज पे हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के जरिए मॉडल को इवेलुएट करेंगे। तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मैट्रिक है फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट मैट्रिक्स होंगे। तो हमारा जो कि क्लासिक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने वो यूज़ किया है। तो अब मैंने ChatGPT पे फिर से प्रॉम्प्ट लिखा, राइट अ कोड टू शो द कन्फ्यूजन मैट्रिक, राइट। तो उसने मुझे ये कोड दिया, टू शो द कन्फ्यूजन मैट्रिक, और उसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको फिर से इस कोड को कॉपी किया। तो अब मैं एक नया सेक्शन बना देता हूँ और मैंने इस सेक्शन का नाम दिया इवैल्यूएशन कन्फ्यूजन, और फिर ये कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कोड को मैंने कॉपी किया और फिर आई विल पेस्ट इट हियर। और यहाँ पर भी हम x को स्मॉल x कर देते हैं, बिकॉज मैं हर टाइम स्मॉल x नॉमेनक्लेचर यूज़ किया है मैंने। आई थिंक रेस्ट इज़ गुड, सो लेट्स रन इट। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ग्राफिकल फॉर्म में क्रिएट हो गया है। अब ये क्या है, तो पहले आप इस चारों को सम करोगे तो ये नंबर ऑफ रोज जो है, ये इसका सम जो होगा वो 2000 होगा। तो हमारा जो 2000 ट्रेनिंग डेटा था उस पे जो टेस्ट डेटा था जो हमने स्प्लिट किया था, उस पे अब हमारा मॉडल रन हुआ है हर एक पे, और उसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट थिंग, इसका सम 2000 है, वो हर एक 2000 टेस्ट डेटा पे रन हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे इसमें ये जो एक्स एक्सिस है वो है प्रेडिक्टेड लेवल, जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। और ये जो वाई एक्सिस है जिस पे आप देख रहे हो ट्रू लेवल, जो ट्रू वैल्यू क्या थी उन 2000 की। तो अब जैसे इसको समझते हैं 825, तो 825 इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ दैट 2000 825 ऐसे एंट्रीज थी जिस पे एक्चुअली वो उनकी वैल्यू 0 थी, यानी कि वो मतलब एक्चुअली उन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, और हमारे मॉडल ने भी सही प्रेडिक्ट किया कि उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो ये सही रहा। 902 क्या था, 902 ये है कि एक्चुअली रियल में 902 लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया था, यानी कि उनका आउटपुट 1 था, और हमारा मॉडल ने भी सही प्रेडिक्ट किया, उनको हमारे मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया। ठीक है, तो ये दोनों सही थे।
लेकिन ये दोनों जो हैं, इसमें हमारा मॉडल ने कुछ एरर किया। तो आपने देखा था हमारे मॉडल की एक्यूरेसी 88% थी, यानी कि 12% एक्यूरेट, 12% एरर हमारे मॉडल में था। यानी कि 2000 का अगर हम 12% निकालें तो रफली 2000 का 10% इज व्हाट 200, तो 12% रफली 240 करीब होगा। तो अब देख लो वही है, 140 प्लस 133 इज रफली 270। तो इसमें क्या था कि 140 ऐसे एंट्रीज थी जिसपे रियल में लोगों ने डिफॉल्ट किया था, यानी कि वैल्यू 1 थी बट हमारे मॉडल ने 0 प्रेडिक्ट किया। और ये 133 ऐसे थे कि रियल में लोगों ने डिफॉल्ट नहीं किया था, यानी कि उनकी वैल्यू आउटपुट की 0 थी बट हमारे मॉडल ने 1 प्रेडिक्ट किया। तो एक परफेक्ट मॉडल के लिए एक परफेक्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होगा, आप अगर गेस करो तो इस ये जो 4 स्क्वायर है इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अब थोड़ा पॉज करके आप गेस करो, ठीक है। तो अगर आपने गेस कर लिया तो एक परफेक्ट मॉडल में ये दोनों, ये जो वाइट स्क्वायर में जो वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, राइट। अगर इनकी वैल्यू जीरो होगी तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी होगी 100% और हमारा मॉडल परफेक्ट होगा। बट यहाँ पर हमारा मॉडल रफली 88% एक्यूरेट है। तो ये वाले थोड़े हमारे मॉडल ने गलती की, बट स्टिल इट इज़ गुड। आई मीन 88-89% एक मॉडल की एक्यूरेसी इज़ रीजनेबली गुड। तो ये हो गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो इस पे आई थिंक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे हम और डिस्कस करेंगे बाद में। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस पे हम और पैरामीटर्स पे अपने मॉडल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे एक होता है पैरामीटर प्रिसीजन, एक होता है रिकॉल, एक होता है एरिया अंडर कर्व। सो वो सारी चीज़ें मे बी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इससे एक रफ आइडिया ये लगा कि जो टेस्ट सेट था उस पर हमारा मॉडल 88% एक्यूरेट था और ये एरर था। तो हमने अब अपने मॉडल का इवैल्यूएशन कर लिया। तो अगले वीडियो में हम जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उसको और डिटेल में जानेंगे। बट मतलब आप अगर इस वीडियो को हमें कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये सारे 10 स्टेप्स पूरे किए। जब हमने स्टार्टिंग की थी हमारे पास बस एक रॉ डेटा भी नहीं था, तो हमने चैट जीपीटी से रॉ डेटा जनरेट किया। फिर रॉ डेटा पे हमें स्टार्टिंग में पाइथन भी नहीं पता था, तो हमने फिर चैट जीपीटी का हेल्प लेके पाइथन कोड जनरेट किया। फिर हमने डेटा को प्रोसेस किया, फिर हमने अपने डीप लर्निंग मॉडल को बिल्ड किया, फिर ट्रेन किया, फिर इवैल्यूएट किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब हमने बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो से एक डीप लर्निंग मॉडल को, न्यूरल नेटवर्क वाले मॉडल को ट्रेन किया। सो अगर आपने फॉलो किया है तो आई होप आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला होगा, जो क्लैरिटी आई होगी कि डीप लर्निंग मॉडल्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, इवैल्यूएशन कैसा होता है। और आप देखोगे कि जितने भी ये तो सिंपल मॉडल था, रिलेटिवली सिंपल मॉडल था, बट जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हो जाए उन सब में बेसिक स्टेप्स यही होते हैं, ब्रॉड स्टेप्स यही होते हैं। आपको डेटा प्री प्रोसेस करना ही पड़ेगा। आप इमेज पे मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो वहाँ पर जो प्री प्रोसेसिंग है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर आप यहाँ पर हमने एक सिंपल ANN मॉडल बिल्ड किया, बट जो रियल जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। जैसे एक मॉडल होता है RNN, फिर आजकल जो चैट जीपीटी जिस मॉडल आर्किटेक्चर पे बना है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन ब्रॉड स्टेप्स यही होता है। तो हमने आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।